हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा राम है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ अपने ही पास वाले शहर के एक कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा ये कॉलेज एक हॉस्टल कॉलेज है, जिस कारण यहाँ थोड़े दूर दराज के कई लड़के लड़कियाँ हमारे इस कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ और शायद इसीलिए यहाँ मेरे कई सारे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन सभी के सभी लड़के ही हैं। मेरे कई दोस्तों के पास एक एक गर्लफ्रेंड है और कईयों ने तो 2-3 जीएफ बना रखा है, और एक मैं हूँ जिसने अभी तक किसी लड़की को अपना जीएफ बनाना तो दूर दोस्त तक नहीं बना पाया है। पता नहीं इसका कारण क्या है। मैं दिखने में तो ठीक हूँ, पढ़ने में भी अच्छा हूँ, बस मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि मैं इतना भी लंबा नहीं हूँ कि लड़कियां मेरे कंधों तक भी ना पहुंच पाए। मेरे अलावा इस कॉलेज में मेरे जितना हाइट वाले 2 से 3 लड़के और हैं, और उसके भी गर्लफ्रेंड है। मेरे सभी दोस्त वो मुझसे कहा करते हैं कि भाई तू अपने जीएफ का फोटो दिखाना, लेकिन मैं उसे कह देता हूँ कि यार मेरी कोई जीएफ नहीं है, मैं किसकी फोटो दिखाऊं। लेकिन उन्हें जैसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता। उनका कहना होता है कि तू हमसे छिपा रहा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि सच में मैं अभी तक सिंगल हूं, और इसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। कई लड़कियां जो मेरे पास तो आती है, मुझसे बातें भी करती है, और मुझे लगता है कि अब हम कुछ ही दिन में दोस्त बन जाएंगे। वो लड़की मुझसे मेरा नंबर मांगेगी, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर, मेरे अब तक सिंगल होने का एक बड़ा फायदा है, और वो ये है कि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ। जब भी हमारी कभी टेस्ट एग्ज़ाम या फिर फाइनल एग्ज़ाम होती है, तब मैं सभी लड़कों से ज़्यादा अंक लेकर आता हूँ, सभी छात्रों से ज़्यादा अंक लेकर आता हूँ, जिस कारण मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है। टीचर भी जब भी क्लास में हमसे सवाल पूछते हैं, तब मैं उनके सभी सवालों का सही सही जवाब दे पाता हूँ, जिस कारण मैं टीचर के लिए खास हूँ। मैं प्रत्येक दिन क्लास खत्म होने के बाद यहीं के एक पास के लाइब्रेरी में जाया करता हूँ, किताबें पढ़ा करता हूँ, और ख़ासकर हॉरर किताबें। मुझे बचपन से ही भूतिया कहानियों वाली किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी जब मैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठा किताबों को पढ़ रहा होता हूँ, घंटों बीत जाते हैं, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो जाता है, पर मेरे किताब पढ़ने की दिलचस्पी खत्म नहीं होती। ऐसे ही वो शनिवार का दिन था। हमारे कॉलेज का क्लास सिर्फ दोपहर तक ही चला। उसके बाद मैंने सोचा कि चलता हूँ, लाइब्रेरी में चलता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ हॉस्टल रूम में बैठा बैठा बोर हो जाऊँगा। बाकी लड़कों का क्या है, उनकी तो गर्लफ्रेंड है, वो जाएंगे, मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे, पर मैं तो बोर हो जाऊंगा ना। यही सोचकर मैं लाइब्रेरी पहुंचा। आज वो लाइब्रेरी वाले बूढ़े अंकल भी मुझे देखकर कहने लगे, बेटा लगता है तुम्हें भी किताबें पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। उनकी बातें सुन मैं भी उन्हें एक प्यारा सा स्माइल देते हुए लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा। वहां से एक हॉरर लव स्टोरी वाले बुक को निकाला, और फिर वहीं पास के एक चेयर पर बैठकर मैं किताब को पढ़ने लगा। मैं किताब पढ़ रहा था और यह स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि शाम कब हो गई, समय कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम के लगभग 5:30 बजे का समय था। मैं किताब को हाथ में पकड़ा पढ़ रहा था कि तभी लाइब्रेरी के बाहर एक कार आकर रुकी। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं किताब को पढ़ने में व्यस्त हो गया। लेकिन तभी लाइब्रेरी के अंदर चलते हुए एक लड़की आई। ऐसा नहीं था कि इस लाइब्रेरी में पहले कोई लड़की नहीं आई थी, पर यह लड़की थोड़ा सा अलग थी। इसकी हाइट लगभग मेरे जितना थी और इसने गुलाबी रंग के साड़ी को पहन रखी थी। इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष के करीब होगी और यह देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सच कहूँ तो दिल ऐसा कर रहा था कि मैं बस इसे देखता ही रहूं, लेकिन मेरा ऐसा करना सही थोड़ी ना होता। उसे लगता कि मैं उसे घूर रहा हूँ। यही सोचकर मैं अपनी नज़रें नीचे कर फिर से किताब को पढ़ने लगा। वो लड़की वहीं पास के एक चेयर पर बैठकर किताब को पढ़ने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा ध्यान किताब पढ़ने में लग ही नहीं रहा था। वो थी इतनी ज़्यादा सुंदर, मेरी नज़रें बार बार उसी लड़की की ओर चली जाती। मन ऐसा कर रहा था कि मैं बस एक बार जाकर उस लड़की से बातें करूं। सच कहूं तो मैं आज तक कभी भी किसी लड़की के पास जाकर बातें नहीं किया हूं। लड़कियां मेरे पास आती है और वो मुझसे बातें करती है, क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है जब भी मैं किसी लड़की से दोस्ती के मामले में बात करता हूँ। पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए,
इससे दोस्ती बनानी चाहिए, शायद ये मेरी दोस्त बन जाए, क्योंकि इसकी हाइट भी तो मेरे से मिलती जुलती है ना। यही सोचकर मैं वहां लगभग 2 घंटे तक बैठा रहा। मुझे कभी ऐसा लगता कि चलता हूँ, उसके पास जाकर बैठता हूँ, उसके बारे में पूछता हूँ, और कभी ऐसा लगता कि नहीं, वो लड़की आज ही यहाँ इस लाइब्रेरी में आई है, अगर मैं ऐसे उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे बारे में कुछ गलत समझ लेगी। ऐसे ही मैं वहां बैठा रहा, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि वो लड़की जब से यहाँ पर आई थी तब से वो जैसे थोड़ी सी मायूस थी। मैं बार बार उसके चेहरे की ओर देख रहा था, और ऐसे ही कुछ ही देर बाद लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला और वो लड़की भी अपने कार में बैठ कार को चलाते हुए चली गई। वो मेरे कॉलेज की ओर गई थी और मैं भी चलता हुआ कॉलेज पहुंचा। रास्ते में मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी, कहाँ रहती होगी। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा कि ठीक एक वैसा ही कार जैसा उस लड़की के पास था, वैसा ही कार यहाँ कॉलेज के ग्राउंड में लगा हुआ था। पहले तो मैंने ऐसी कार यहाँ कॉलेज में नहीं देखी, कहीं ये उसी लड़की का तो कार नहीं। मैं भागता हुआ अपने कॉलेज के उस बड़े से हॉल में पहुंचा जहाँ सभी लड़के रहा करते थे। मैं वहां पहुंचते ही पूछना शुरू हो गया, क्या यार यहाँ अपने कॉलेज में कोई नई लड़की आई है क्या, जिसने यहाँ कॉलेज में नया एडमिशन लिया हो? तो उनका कहना था, नहीं, मुझे क्या पता आई भी होगी नहीं भी आई होगी। कि तभी एक लड़का बोल पड़ा, हाँ आज दोपहर के वक्त आई थी, लगभग दिन के 2 बजे के करीब यहाँ एक लंबी सी लड़की आई थी जिसने साड़ी को पहन रखी थी। वो यहाँ लगभग 2 घंटे तक रुकी रही, शायद उसे कोई काम था। उसके बाद वो यहाँ से चली गई। वो ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, क्या उसने गुलाबी रंग की साड़ी को पहन रखी थी? तो उसका कहना था हाँ। अब मैं उसे पूछने लगा, क्या यहाँ भी कुछ देर पहले अपने कॉलेज के अंदर कोई कार आई थी? तो उसका कहना था हाँ, आवाज तो आई थी किसी कार के अंदर आने की। अब मैं समझ चुका था ये वही लड़की होगी जिसने अभी इस कॉलेज में नया एडमिशन लिया होगा। फिर मैं खाना खाया और सो गया। सुबह हुई और सुबह के वक्त मैं ग्राउंड में रनिंग के लिए चला गया। वहां कई लड़कियां थी, कुछ लड़कियां टहल रही थी तो कुछ लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रही थी कि तभी मैंने देखा वो लाइब्रेरी वाली लड़की, वो भी वहीं खड़ी उन लड़कियों से बातें कर रही थी। मैं वहां ग्राउंड में रनिंग कर रहा था, मेरे अलावा और भी कई लड़के थे जो ग्राउंड में रनिंग कर रहे थे। कि तभी उस लड़की की नजर मेरे ऊपर पड़ी और वो लगातार मुझे देखे जा रही थी। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ कॉलेज में कैसे। ऐसे ही वो मुझे देख रही थी और मैं चलता हुआ उसके पास गया। वो लड़की वहीं खड़ी थी और वो अब भी मेरी ओर देखे जा रही थी। मैं उसके पास पहुंचा और उससे कहने लगा, हाय, तुमने इस कॉलेज में नया एडमिशन लिया क्या? तो उसका कहना था, नहीं, मैं इस कॉलेज में तो पहले से एडमिशन करवा रखी थी, पर मैं पढ़ने अब आई हूँ। लेकिन तुम तो कल वहाँ उस लाइब्रेरी में थे ना, क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? तो मैं भी उससे कहने लगा, हाँ, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस कारण मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अब उसका कहना था, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस कारण मैं यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ की लाइब्रेरी का तलाश कर चुकी हूँ। अब मैं उससे कहने लगा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका कहना था, सीता महालक्ष्मी। अब मैं उसे अपना नाम बताने ही वाला था कि तभी वो लड़की मुझसे बोल पड़ी, मुझे तुम्हारा नाम शायद पता है, राजा राम, पढ़ने में इस कॉलेज का टॉपर लड़का। अब मैं भी मुस्कुराते हुए उसे पूछने लगा, कैसे, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? तो उसका कहना था, कल रात जब मैं यहाँ आई थी तब मैं यहाँ के लड़कियों से पूछ रही थी कि यहाँ पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। तो उनका कहना था कि राजा राम, वो लंबा लड़का, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना, वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता, पर तुम तो खुद ही मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आए हो। अब मैं उससे कहने लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलता हूँ, कुछ ही देर में क्लास शुरू हो जाएगी और मुझे रेडी भी तो होना है ना। इतना बोलकर मैं वहां से चला आया और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सीता महालक्ष्मी, उससे मैं बातें कर बहुत ज्यादा खुश था। जिस लड़की से मैं बात करना चाहता था आज मैं उससे बात कर पाया था। मैं कुछ ही देर बाद फटाफट रेडी होकर क्लासरूम में पहुंच गया। वहां सीता महालक्ष्मी भी आई हुई थी और थोड़ी ही देर बाद हमारी क्लास शुरू हो गई। पर शायद मेरे अंदर एक खासियत है, चाहे मैं कितना भी किसी लड़की के बारे में क्यों ना सोचता रहूं, पर पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पे ध्यान देता हूं। सीता महालक्ष्मी वो मुझसे ठीक आगे वाले बेंच पर बैठी हुई थी और मैं उससे ठीक पीछे वाले बेंच पर बैठा हुआ था। इसके बावजूद भी मुझे पूरे दिन में कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उससे बातें करनी चाहिए। ऐसे ही हमारी क्लास खत्म हो गई और क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलते सीता महालक्ष्मी मुझसे कहने लगी, लाइब्रेरी चलोगे ना? तो मैं भी उसे कहने लगा, हाँ चलना तो है।
तो उसका कहना था ठीक है, कॉलेज के ग्राउंड में मिलो, आज हम अपनी कार से चलेंगे। इतना बोलकर वहां से चली गई और मैं भी कपड़े चेंज कर ग्राउंड में पहुंचा। वो ग्राउंड में खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही मैं कार में बैठ गया और वो कार चलाते हुए लाइब्रेरी की ओर बढ़ चली। हम ऐसे लाइब्रेरी पहुंचे, पर आज मुझे किताबें पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सीता महालक्ष्मी से बातें करूं, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बातें करूं। मैं उससे कहने लगा, तुम साड़ी क्यों पहना करती हो? ज्यादातर लड़कियां तो फैशन वाले ड्रेसेस पहनते हैं ना। तो उसका कहना था, देखो राम, सच बताओ तो मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। बाकी लड़कियों की अपनी अपनी मर्जी, वो चाहे कुछ भी पहने। मैं उसके काफी पास बैठा हुआ था और वो जैसे किसी चीज से तो डर रही थी। वो बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमाती और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैं उसे थोड़ा दूर जाकर बैठ गया और उसे कहने लगा, क्या हुआ, तुम किसी चीज से डर रही हो क्या? तो वो अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहने लगी, नहीं नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डर रही। हम फिर से किताबें पढ़ने लगे और कुछ ही देर में रात हो गई। रात होते हम कॉलेज पहुंचे और फिर से अगली सुबह मैं रनिंग के लिए ग्राउंड में चला गया। वहां सीता महालक्ष्मी भी आई हुई थी। हम वहां कुछ देर तक बैठकर बातें किए और उसके बाद क्लास शुरू हो गई। दिन भर हम क्लास किए, उसके बाद लाइब्रेरी चले गए। अब ऐसे ही हर रोज का काम हो गया था, कॉलेज से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कॉलेज। पर एक दिन जब हम कॉलेज खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बैठे किताबों को पढ़ रहे थे, तब सीता महालक्ष्मी मुझसे कहने लगी, राम क्या तुम्हारा इंस्टा आईडी है? तो मैं उससे कहने लगा, हाँ इंस्टा आईडी तो है, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम बहुत ही कम यूज करता हूँ। तब वो कहने लगी थी, कोई बात नहीं, तुम अपना इंस्टा आईडी मुझे दे दो, तुम अपना इंस्टा आईडी बताओ तो। फिर मैं भी उसे अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया और फिर से हम किताबें पढ़ने लगे। कुछ ही देर में लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया था और उसके बाद हम अपने हॉस्टल वापस लौट आए। उसी सुबह जब मैं सोकर उठा और जब मैं फोन चेक कर रहा था, तब इंस्टाग्राम में सीता महालक्ष्मी का मैसेज आया हुआ था। उसने मुझे चैट में आई लव यू लिखा था और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मैं भागता हुआ ग्राउंड में पहुंचा। वहां सीता महालक्ष्मी और भी कई लड़कियां खड़ी थी। वो एक जगह पर खड़ी होकर बातें कर रही थी और मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसे आई लव यू टू बोल दिया। अब मेरे इस बात को सुनकर वहां सभी लड़कियां हंसने लगी। सीता महालक्ष्मी भी हंस रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उससे कहने लगा, यार तुम हंस क्यों रही हो? तुमने तो मुझे पहले आई लव यू बोला था ना, ये देखो मैसेज। तब वो मुझसे कहने लगी, अरे पागल, वो डेयर था, वो एक तरह का डेयर था। मैं लड़कियों से सवाल जवाब में हार गई थी। तब ये लड़कियां मुझसे कहने लगी थी कि तुम्हें किसी भी लड़के को मैसेज करके आई लव यू बोलना है। अब मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर तो था नहीं, जिस कारण मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे ही आई लव यू लिखकर भेज दिया। अब तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे तो मैं किसे बोलती? देखो मुझे पता है कि तुम ये बात अपने दिल पे नहीं लोगे, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसकी बातें सुन मुस्कुरा दिया। फिर कुछ ही देर बाद हमारी क्लास शुरू हो गई और दिन के लगभग 3 बजे तक क्लास चली। इसी तरह कुछ दिन बीते, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद सीता महालक्ष्मी मुझे पसंद करने लगी है, क्योंकि वो आजकल मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है। लाइब्रेरी में भी जब मैं किताबों को पढ़ रहा होता हूँ तो वो बार बार मेरे चेहरे की ओर देखते रहती है और जब मैं उसे ऐसा करता देख लेता हूँ तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। मैं उसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो अपना सर हिलाकर ना में जवाब देती है। ऐसे ही समय बीता और दीपावली का त्योहार आ चुका था। हमारे कॉलेज पूरे 1 सप्ताह के लिए बंद हो चुके थे। मैं सीता महालक्ष्मी के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठा हुआ था। मैं उसे कह रहा था कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाने वाला हूँ। कॉलेज की छुट्टी पूरे 1 सप्ताह के लिए हो चुकी है। मैं दीपावली का त्योहार अपने घर पे फैमिली के साथ मनाना चाहता हूँ। मेरे इस बात को सुनकर वो जैसे थोड़ी सी मायूस हो गई थी। मैं उसे कह रहा था, क्या हुआ, तुम मायूस क्यों हो? कॉलेज बंद हो चुका है, तुम भी अपने घर जाओ, अपने फैमिली के साथ दीपावली का त्योहार मनाओ। लेकिन वो मायूस थी। वो मुझे कहने लगी, नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। क्या तुम यहाँ कॉलेज में ही नहीं रुक सकते? देखो मैं यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अरे इसमें अकेला रहने वाली क्या बात है, तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर चलता हूँ। त्योहार है, त्योहार पे तो सभी अपने अपने घर जाते हैं ना। मैं ऐसा उसे कह रहा था, लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैं उसे पूछ रहा था कि क्या कारण है, क्या कारण है जिस कारण तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो? तो कहने लगी, नहीं, मैं वो कारण भी तुम्हें नहीं बताना चाहती, कभी बाद में बताऊंगी। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? चलो
मैं अपने घर वालों को बता दूंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। अब मेरी इस बात को सुनकर सीता महालक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो मुझसे कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलना चाहूंगी। फिर मैं सीता महालक्ष्मी से कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसे कुछ सामान भी लेकर चलना है अपने साथ? तो उसका कहना था, नहीं सामान क्या लेकर जाऊंगी। तो मैं उसे कहने लगा, तो ठीक है तुम यहीं पर रुको, मुझे हॉस्टल से अपना बैग लेकर आना है, उसमें मेरे कुछ जरूरत की सामानें हैं, नहीं तो अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहती हो तो आओ। फिर वो कहने लगी, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। फिर वो भी मेरे साथ हॉस्टल आ गई और मैं अपने काले रंग के बैग को लेकर सीता महालक्ष्मी के कार में आकर बैठ गया। और फिर मैं सीता महालक्ष्मी के कार को ही चलाता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ा। सीता महालक्ष्मी मुझसे बातें करते हुए जा रही थी कि तुम्हारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे हमें। तो मैं उसे कह रहा था, अरे कुछ नहीं कहेंगे, तुम फालतू की टेंशन मत लो। फिर ऐसे ही मैं कार को चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। हमारे घर वाले भी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। पहले तो मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी, ये लड़की कौन है। मैं उसे कह दिया कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती है, ये अकेली वहां पे थी, इस कारण मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। अब मेरी इस बात को सुनकर माँ मुझसे कहने लगी, बहुत ही सुंदर है। मैं उसे कह रहा था, हाँ सुंदर तो है, लेकिन ये मेरी दोस्त है। फिर ऐसे ही हम वहाँ दिन भर बातें करते रहे। सीता महालक्ष्मी मेरे माँ के पास बैठी बातें कर रही थी और मेरी बड़ी बहन वो मेरे पास बैठकर मुझसे पूछ रही थी, तुम्हें कॉलेज में पढ़ने में मन तो लगता है ना। तो मैं उससे कह रहा था, हाँ मन क्यों नहीं लगेगा, तुम्हें तो बचपन से ही पता है कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ। तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हो सकता है कि तुम अभी पढ़ने में थोड़े कमजोर हो गए होगे क्योंकि तुम्हें लड़की जो मिल गई है। तो मैं उसे कहने लगा, क्या आदि तुम भी, वो बस मेरी दोस्त है। मैं इतना बोलते हुए वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में शाम हो गई। शाम के वक्त मैं खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन सुबह के वक्त मेरी नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन कोई मुझे जगा रहा था। ये सीता महालक्ष्मी थी जो मुझे बार बार आवाज लगाकर जगा रही थी। मैं उठते उससे पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो। तो कहने लगी, राम मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ और मुझे हर रोज सुबह सुबह नहाने की आदत है। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, मैंने तो तुम्हें आते वक्त ही कहा था कि तुम्हें अपने साथ कुछ लेकर भी चलना है, लेकिन तुम जल्दबाजी में तो जैसे अपने कपड़े तक लेना भूल गई। चलो मैं कुछ करता हूँ। मैं उठकर अपने माँ के पास गया और कहने लगा, माँ तुम्हारे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई है। तो कहने लगी, हाँ क्या करना है। तो मैं उसे कहने लगा कि सीता महालक्ष्मी को दे दो, इसे नहाना है, ये अपने कपड़े लाना भूल गई। अब मेरे इस बात को सुनकर माँ मुझसे कहने लगी, लेकिन ये बात तो मुझे भी आकर वो बता सकती थी, तुम्हें क्यों। तो मैं कहने लगा, क्या हुआ, किसी को तो बताया ही ना, दे दो। फिर ऐसे ही समय बीता और दिन के लगभग 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बैठा फोन में पिक्चर देख रहा था। तब मेरी बड़ी बहन और सीता महालक्ष्मी मेरे पास आई। मेरी बहन मुझसे कहने लगी, राम मुझे दीपावली की खरीदारी करनी है, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलना चाहोगे। मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है चलता हूँ, वैसे भी मैं घर में तो बैठा ही रहूंगा ना। फिर ऐसे ही मैं, सीता महालक्ष्मी और मेरी बड़ी बहन हम अपनी कार से मार्केट पहुंचे। हम वहाँ दिन भर जरूरत की सामानों की खरीदारियां करते रहे और शाम के वक्त अपने घर आ गए। तब मेरी बड़ी बहन मुझसे पूछ रही थी, राम सच सच बताओ, क्या सीता महालक्ष्मी सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। देखो इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, अगर मुझे सच पता होगा तो मैं घर वालों को बताकर तुम्हारी शादी करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं उसे कहने लगा, नहीं दी, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, अच्छी दोस्त है। तब वो कहने लगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हें पसंद किया करती है, मुझे ऐसा लगता है। तब मैं उसे कहने लगा, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे सामने उसे पूछ लेता हूँ। इतना बोलकर मैं सीता महालक्ष्मी को आवाज लगाने लगा। वो मेरी माँ के पास बैठी हुई थी। तब वो मेरे कमरे में आई और मैं उसे कहने लगा, यार इसे बताओ ना, मेरी दी को बार बार ऐसा लगता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम इसे बताओ कि हम क्या हैं। तब सीता महालक्ष्मी थोड़ी देर तक चुप रही। उसके बाद वो अपनी नजरें नीचे कर कहने लगी, नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। और तब मैं दी से कहने लगा, देख लिया, पता चल गया नाम क्या है। तब दी कह रही थी, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, यकीनन ये तुमसे कुछ तो छुपा रही है, किसी कारण बस वो तुम्हें बताना नहीं चाहती कि वो तुमसे प्यार करती है। मेरी दी ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, कुछ भी हो, मुझे उससे क्या करना है, जब भी उसे कहना होगा तब वो मुझे कह देगी। फिर दी भी वहां से चली गई और मैं खाना वाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई और सुबह मेरी नींद खुली दिन के लगभग 8 बजे के करीब। घर में सिर्फ पिताजी थे और मैं उनसे पूछने लगा, पिताजी सभी कहाँ गए हैं। तो उनका कहना था, बेटा सभी मंदिर गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी वो लोग भी मंदिर से वापस आ चुके थे। तब मैं उनसे कहने लगा था,
जाने से पहले आप लोग मुझे भी बोल देती, मैं भी आपके साथ चलता। तब मेरी माँ कहने लगी थी, 8 बजे सोकर उठता है और मंदिर जाने की बात करता है। मैं भी तुम्हारे लिए 8 बजे मंदिर जाती तब ना पूजा कर पाती। तुम्हें पता है 8 बजे तक कितना भीड़ लग जाता है मंदिर में। मैं ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, आप बोलती तो मैं जल्दी ही उठ जाता। तब माँ कहने लगी थी, डेली तो जगाती हूँ पर तुम उठते कहाँ हो। वो इतना बोलते हुए अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही बातें करते हुए पूरा दिन निकला। शाम के वक्त हमारा पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा था। मैं भी अपने छत पे दीप जला चुका था और वहीं छत पे ही खड़ा अपने शहर का ये अद्भुत दृश्य देख रहा था। सीता महालक्ष्मी भी मेरे पास ही खड़ी थी। वो बार बार मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी और मैं उसे कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें पटाखे चाहिए? तो उसका कहना था नहीं। तो मैं उसे कहने लगा, तो फिर क्या हुआ? देखो, अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कहो। अब तो मुझे भी लगने लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम किससे डरती हो इतना? वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी, बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमाती और मैं समझ नहीं पा रहा था वो इतना डर किससे रही है। मैं उसे पूछ रहा था, क्या हुआ, तुम इतना डरती क्यों हो? किस बात का डर है तुम्हें? लेकिन उसने मेरे इन बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं वहां पे पटाखे फोड़ना शुरू हो गया और इसी तरह से वो दीपावली की रात निकली। समय बीता और अब हमारा कॉलेज शुरू हो चुका था। हम सीता माँ लक्ष्मी के कार से कॉलेज पहुंचे और फिर से पढ़ाई करना शुरू हो गए। कॉलेज से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कॉलेज, इसी तरह हर रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा किताबों को पढ़ रहा था तब मेरा मन बिल्कुल भी किताब पढ़ने में नहीं लग रहा था। दिल ऐसा कर रहा था कि मैं हर वक्त सीता महालक्ष्मी को देखता ही रहूं। मैं बस सीता महालक्ष्मी को देखता ही रहूं, क्योंकि आज वो दिखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। हर दिन से ज्यादा आज वो सुंदर दिख रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। ये बात सीता महालक्ष्मी को भी पता चल गई कि मैं उसे देख रहा हूं और तब सीता महालक्ष्मी भी वो भी मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। इससे पहले तो, आज से पहले तो जब भी मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती तब वो अपनी नजरें नीचे झुका लिया करती थी, लेकिन आज वो भी मेरे चेहरे की ओर देख रही थी और मैं उससे कहने लगा, देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पसंद किया करती हो, लेकिन तुम छुपा क्यों रही हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? मैं इतना उससे बोला था और वो मेरे हाथ को पकड़ लाइब्रेरी के पीछे वाले हिस्से में लेकर आ गई, जहां पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था और वो वहां पर खड़ा होकर कहने लगी, देखो राम, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इतना बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए थे और मैं समझ गया था कि ये मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। मैं उसे कहने लगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या तुम्हारे पिताजी गुंडे हैं जिन्हें हमारे बारे में पता चलते वो मुझे पिटवा सकते हैं? लेकिन मेरे इस बात को सुनकर वो चुप थी। वो लगातार मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी और उसके आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और मेरे खींचते ही वो मेरे गले से आकर लिपट गई। वो रोए जा रही थी और मैं उसे चुप कराते हुए कहने लगा, अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ। मैं इतना भी उससे कह ही रहा था कि तभी यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। यहाँ पे पंखे नहीं चल रहे थे, ठंड का समय था जिस कारण सभी पंखे बंद थे। इसके बावजूद भी यहाँ लाइब्रेरी में ये हवाएं कहाँ से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। यहाँ जमीन पे कई सारे किताब गिरे हुए थे जिसके पन्ने हवा के कारण लहरा रहे थे। और तभी सीता महालक्ष्मी मुझसे दूर हो गई। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो लगातार रोए जा रही थी। वो रोते हुए फिर से मेरे गले से आकर लिपट गई और मुझसे कहने लगी, राम, ये वही है जिसके कारण मैं तुम्हें अब तक अपनी दिल की बात नहीं बता पाई थी और इसी से मैं इतना ज्यादा डरा करती हूँ। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी किसी ने मेरे सर के बाल को काफी कसकर पकड़ लिया था और वो मुझे जमीन पर घसीटना शुरू हो गया था। वो मुझे जमीन पर गिरा चुका था और वो मुझे घसीट रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन है जो मेरे बाल को पकड़कर खींच रहा है कि तभी मेरी नजर सामने लगी आईने पर पड़ी। वहां मेरे पीछे काली सी परछाई खड़ी थी जो मेरे बाल को पकड़कर मुझे जमीन पर घसीट रही थी। वो लाइब्रेरी के अंदर घसीट रही थी और मैं काफी ज्यादा डर गया था। ये काली परछाई, ये कौन है? वहां सीता महालक्ष्मी जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाए जा रही थी। वो कहे जा रही थी कि इसे छोड़ दो, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इससे दूर रहूं तो मैं इससे दूर ही रहूंगा, लेकिन कृपा कर इसे छोड़ दो। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी वो परछाई वहां से गायब हो गई और तब मैं जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और मैं सीता महालक्ष्मी को गले से लगा लिया कि तभी वो मुझसे एक झटके में दूर हो गई
और वो रोते हुए कहने लगी, देखो राम, मुझे माफ करना, शायद मेरा तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। ये जो भी अदृश्य शक्ति है ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। वैसा कह रही थी और मैं उसे गले लगाते हुए कहने लगा, देखो सीता महालक्ष्मी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अदृश्य शक्ति ही क्यों ना हो, मुझसे तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इतना उससे कह रहा था कि तभी सीता महालक्ष्मी फिर से मुझसे दूर हो गई और तब मैं उसे कहने लगा, देखो डरो मत, ये अदृश्य शक्ति ही है ना, इसका भी कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। इतने तांत्रिक हैं, साधु हैं, अघोरी हैं, मैं उनके जरिए इस अदृश्य शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट करवा दूंगा। देखो डरो मत। मैं ऐसा सीता महालक्ष्मी से कह रहा था और तब वो मायूस भरी नजरों से कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर वाले पहले भी मुझे कई तांत्रिकों से दिखवा चुके हैं, लेकिन कोई भी मुझसे इस अदृश्य शक्ति को दूर नहीं कर पाया। यह अदृश्य शक्ति बचपन से ही मेरे साथ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अदृश्य शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे हर मुसीबत से बचाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे अच्छे काम में भी मुसीबत बन जाता है। एक बार जब मैं रात के वक्त अपने घर जा रही थी, तभी एक गुंडा मुझे रास्ते में छेड़ने लगा था और उस समय मैं देखी थी इस अदृश्य शक्ति की शक्ति को। ये उस गुंडे को पटक पटक कर जमीन पर मारा था और उस समय मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा ही है ना, ये शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे कई अच्छे कामों में भी अड़चन डालता है। इसी कारण मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने से डर रही थी कि कहीं यह अदृश्य शक्ति तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा दे। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, देखो मैं एक बाबा को जानता हूँ, उनके पास बहुत ही सिद्धियां हैं। वो हर अमावस्या की रात यहीं एक पास के ही गांव में आते हैं। उनके पास इतनी सिद्धियां हैं कि वो हर लोगों की मनोकामना को पूरी करते हैं। कई लोग जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, वो अपनी शक्तियों से उन्हें कुछ धन दौलत भी देते हैं, रुपए पैसे भी देते हैं। मैं उनके पास तुम्हें लेकर जाऊंगा, यकीनन वो तुम्हारे इस अदृश्य शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देंगे। मैं ऐसा उसे कह रहा था और तब सीता महालक्ष्मी भी कहने लगी थी, काश ऐसा हो पाए। वो मुझसे दूर खड़ी थी और मैं उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे कहने लगा, अरे देखो कुछ नहीं होगा, हम पहले भी तो इतना पास रहा करते थे ना, तब तो यह अदृश्य शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाती थी, अभी नहीं पहुंचाएगी। इतना बोलते हुए हम लाइब्रेरी से बाहर निकल गए और कॉलेज पहुंचे और इंतजार करने लगे अमावस्या की रात का। 7 दिन बाद ही अमावस्या की रात आ गई और तब मैं सीता महालक्ष्मी को अपने साथ लेकर कार से उस गांव की ओर निकल पड़ा। पहले तो मुझे अपने शहर को पार करना पड़ा, उसके बाद 2 छोटे छोटे गांव आए और फिर मैं उस गांव में पहुंच चुका था। रात के लगभग 7 बजे का समय था। मैं जानता था कि वो बाबा कहाँ पर आते हैं, वहां एक बड़े से पेड़ के पास। मैं उस गांव के बाहर कार चलाता हुआ चला गया और तब मैंने वहां देखा एक बड़ी सी इमली के पेड़ में, उसमें एक लालटेन टंगा हुआ था और वहीं पे बाबा बैठे हुए थे। उनके आसपास कई सारे लोगों की भीड़ थी और तब सीता महालक्ष्मी कार से उतरते हुए मुझसे कहने लगी, लाइट के जमाने में यहाँ पे लालटेन टंगा हुआ है, क्या ये बाबा सच में मुझसे उस अदृश्य शक्ति को दूर तो कर पाएंगे ना? तब मैं उनसे कहने लगा, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। शायद तुम नहीं जानते, ये लोगों के भूत भविष्य को भी बता देते हैं। और रही लालटेन की बात, तो ये ज्यादा रोशनी में रहना पसंद नहीं करते। ये हर अमावस्या की रात को यहाँ इस गांव में आया करते हैं, उसके बाद पूरे 1 महीने के लिए कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानता। मैं ऐसा कहते हुए सीता महालक्ष्मी को अपने साथ लेकर उस बाबा के पास पहुंच आया था। वहां पे कई लोग थे जो उनसे पहले पूछ रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। मैं वहां पे खड़ा रहा। वहां पे कई लोग जो उनसे अपनी इच्छाएं मांग रहे थे और कुछ लोग जो उनसे कहते कि बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तब बाबा शायद अपनी आंखें बंद कर उनकी पुष्टि कर रहे थे कि सच में ये गरीब है या नहीं, सच में इन्हें पैसे की जरूरत है या नहीं। तब बाबा उनसे कहने लगे थे कि जाओ, तुम्हारे घर के अलमारी में 1 लाख रुपए आ चुके हैं। वो बाबा ऐसा कहे थे और तब वहां से वो व्यक्ति भी चला गया था। और ऐसे ही लगभग रात के 11 बजे तक वो भीड़ वहां पर रही। रात के 11 बजे तक सभी लोग अपने अपनी मन की मुरादें मांगकर वहां से जा चुके थे। तब वो बाबा हमसे कहने लगे, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए बाबा, इस लड़की के साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे परेशान करती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अदृश्य शक्ति हमें अलग करना चाहती है। तब वो बाबा कहने लगे थे, लेकिन इस लड़की के साथ तो कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, मैं देख पा रहा हूं। इसके आसपास तो कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, किसकी बातें कर रहे हो तुम? तब मैं उनसे कहने लगा था, बाबा हो सकता है कि वो अदृश्य शक्ति अभी यहाँ पे नहीं आई होगी, लेकिन सच में मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। और मेरे इस बात को सुनकर वो बाबा अपनी आंखें बंद कर लिए और थोड़ी देर तक बैठे रहे और तब वो बाबा अपनी आंखें खोल कहने लगे, हाँ
वो अदृश्य शक्ति तो थी, लेकिन वो आत्मा पता है किसकी थी? इस लड़की सीता महालक्ष्मी की माँ की। इसकी माँ की मृत्यु इसके बचपन के दिनों में ही हो गई थी और उसकी ही आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। बाबा ऐसा कह रहे थे और तब सीता महालक्ष्मी भी कहने लगी थी, हाँ ये सच है, मेरी माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म होते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं किया करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे जन्म लेते ही मैं अपनी माँ को खा गई और यही कारण है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। हर महीने मेरे खर्चे के लिए मेरे अकाउंट में पैसे भी डालते हैं, लेकिन वो मुझे अपने से दूर ही रखते हैं। वो कभी भी मुझे अपने पास नहीं आने देते। सीता महालक्ष्मी रोते हुए ऐसा कह रही थी और तब बाबा भी समझाते हुए कहने लगे थे, देखो बेटा, जो हो नहीं रहता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। और रही तुम्हारी माँ की आत्मा की बात, तो वो तुम्हें पहले ही छोड़कर जा चुकी है। वो तुम्हें उसी दिन छोड़कर चली गई थी जिस दिन तुमने उससे रोते हुए कहा था कि मैं राम से प्यार करती हूँ, इसे छोड़ दो, मैं इसके बगैर शायद नहीं रह सकती। उसी दिन तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल गई थी, क्योंकि उसे लगा कि अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला आ चुका है, अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला नया साथी मिल चुका है, जिस कारण तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल गई। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और हम भी खुश थे। मैं सीता महालक्ष्मी से कहने लगा, अब हम चलें। हम अपनी कार की ओर बढ़ चले थे कि तभी वो बाबा मुझे आवाज लगाते हुए कहने लगे, राम, तुम इस लड़की को कार में बिठाकर मेरे पास आना। तुम सीता महालक्ष्मी को कार में बिठाकर मेरे पास आना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात है। फिर मैं भी कार तक पहुंचकर सीता महालक्ष्मी को वहीं कार में ही इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद मैं यहाँ बाबा के पास आ गया और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, देखो राम, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ, ये बात तुम्हें बहुत ही पीड़ा देने वाला है। तुम अपने आप पे काबू रखना। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन क्या बात है, बताइए तो उनका कहना था, देखो, तुम्हारी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी, उसकी 2 महीने बाद ही मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में होगी। मेरी हर एक कही गई बात सच्ची होती है। मैं किसी भी व्यक्ति का भविष्य और भूत भी देख सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ 2 महीने बाद ही सीता महालक्ष्मी की मृत्यु हो जाएगी। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और उनकी बातें सुन मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं उनसे कहने लगा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस बाबा से कह रहा था और वो बाबा मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता, तुम भी नहीं टाल पाओगे, ये होकर ही रहेगा। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और मेरी दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही थी। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा था और मैं उनसे रोते हुए कहने लगा, बाबा, कैसे भी करके मेरी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी को बचा लीजिए। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे दूर नहीं होना चाहता। कि तभी वो बाबा मुझे समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, रोने या फिर विलाप करने से कुछ नहीं होने वाला। होने को कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। जाओ, अब तुम भी जाओ और मैं भी चलता हूँ। वो इतना बोलकर उस पेड़ के पास से उठ खड़े हुए और जंगल की ओर बढ़ चले। कुछ ही देर बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। मैं भी चलता हुआ कार के पास पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा निराश था, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। और तब सीता महालक्ष्मी मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतने हताश क्यों हो? तुम इतनी तेज तेज सांसें ले रहे हो, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया उस बाबा ने? मैं उसे बताना नहीं चाहता था। मैं उसे कहने लगा, कुछ नहीं, चलो हम अपने कॉलेज चलते हैं। मैं कार नहीं चलाना चाहता था। मैं कार में जाकर बैठ गया और सीता महालक्ष्मी कार चलाते हुए कॉलेज पहुंची। मैं बहुत ही ज्यादा निराश था। सीता महालक्ष्मी बार बार मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा निराश क्यों हो? मैं उसे क्या बताता कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? मैं उसे ये बात नहीं बताना चाहता था, नहीं तो वो भी मेरी तरफ परेशान रहती। मैं उसे कहा, कुछ नहीं, चलो तुम भी अपने कमरे में जाओ, मैं भी अपने कमरे में चलता हूँ। इतना बोलकर मैं उस कॉलेज के उस बड़े से हॉल में आ गया जहाँ पे सभी छात्र रहा करते थे। वहाँ जाकर मैं सो गया। मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन मैं खाना नहीं खाना चाहता था। मैं सो गया और सुबह हुई। सुबह के वक्त मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे वो बाबा की बात याद आई, मेरी दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि वो बाबा की कही गई बातें आज तक कभी गलत नहीं हुई है। यकीनन ये घटना भी जरूर सच होगी। मैं अपने उस बड़े से हॉल से निकला और सीता महालक्ष्मी के पास चला गया। वो वहाँ ग्राउंड में एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसके आसपास कई लड़कियां थी जो उससे बातें कर रही थी। वो मुझे आता देख वहाँ से सभी लड़कियां सीता महालक्ष्मी के पास से दूर हो गई थी और मैं उसके पास जाते ही उसे कसकर गले लगा लिया। सीता महालक्ष्मी मुझसे कहने लगी थी, क्या हुआ आज ऐसे सबके सामने? देखो, सभी लोग हमें देख रहे हैं।
तो मैं उसे कहने लगा देखने दो। तो मुझसे कहने लगी तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू हैं, लेकिन क्यों? तब मैं उसे कहने लगा शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं, शायद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तब वो मुझसे कहने लगी तो कौन सा हम अलग होने वाले हैं? देखो हम कॉलेज खत्म होने के बाद शादी कर लेंगे। मैं चुप था। तब वो कहने लगी जाओ आज रनिंग नहीं करना? मैं उसे कहने लगा नहीं, आज रनिंग करने का मन नहीं है, बैठो मैं यहीं पर बैठकर तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो कहने लगी सुबह सुबह सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो मैं उससे कहने लगा देखो पूरे कॉलेज वाले को पता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बैठो। फिर हम वहीं पेड़ के पास वो जो चबूतरा बना हुआ था उसी पर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। सीता महालक्ष्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम कल से बहुत ही ज्यादा मायूस रहते हो, क्या हुआ? तो मैं उससे कहने लगा कुछ नहीं, वो बस तुम्हारे बारे में मैं हर पल सोचता रहता हूँ। तो वो कहने लगी देखो इतना भी ज्यादा सोचना सही नहीं, तुम्हारे पढ़ाई पे असर पड़ेगा। फिर ऐसे हम बातें करते रहे और कुछ ही देर में हमारी क्लास शुरू हो गई। मैं क्लास में गया, आज मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ घंटे बाद हमारी क्लास खत्म हो गई और तब सीता महालक्ष्मी मुझसे कहने लगी थी चलो लाइब्रेरी चलना है हमें। मुझे तो लाइब्रेरी भी जाने का मन नहीं था, लेकिन सीता महालक्ष्मी जाना चाहती थी। मैं उससे कहने लगा चलो, लेकिन कार में चलाऊंगा। मैं ऐसे ही कार चलाता हुआ लाइब्रेरी पहुंचा और वहां भी बैठा मैं सीता महालक्ष्मी से बातें करता रहा। ना तो मैं उसे किताबें पढ़ने दिया और ना ही मैं खुद पढ़ा। वो भी मुझे कह रही थी क्या हुआ, तुम आजकल ना तो खुद पढ़ रहे हो और ना ही मुझे पढ़ने दे रहे हो। मैं उसे कहने लगा क्या इन बेकार किताबों को पढ़ना है, ये सब सभी बेकार किताबें हैं। तब वो मुझसे कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो तुम, कल तक तो तुम इस किताबों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, इसे हमेशा पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन अब तुम इसे बेकार किताबें कह रहे हो। मैं उसे कहने लगा हाँ ये सब बेकार किताबें हैं। मैं फिर से उससे बातें करने लगा और इसी तरह दिन निकले। अब 2 महीने पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। मेरे दिल की धड़कन हमेशा तेज ही रहती है। मैं बार बार हर वक्त मैं सीता महालक्ष्मी के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं उसे कह दिया हूँ कि तुम्हें कभी भी कॉलेज से बाहर नहीं निकलना। अब तो हम लाइब्रेरी भी जाना बंद कर चुके हैं, हम हमेशा कॉलेज में ही रहते हैं। मैं सीता महालक्ष्मी से कह दिया हूँ कि तुम यहाँ ग्राउंड में भी किसी कार के आसपास भटकना भी मत। वो मुझसे बार बार पूछती है कि तुम ऐसे पागलपंती क्यों करते हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम आजकल ऐसे पागलपंती वाली हरकतें क्यों करने लगे हो। मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन उसी शाम हम वहाँ कॉलेज के ग्राउंड में पेड़ के पास बैठे हुए थे। उसी पेड़ के पास बैठे हुए थे, आसमान में चांदनी निकली हुई थी और वहाँ सीता महालक्ष्मी मुझसे बातें कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा मायूस था। तब वो मुझसे कहने लगी क्या हुआ, तुम ऐसे मायूस क्यों रहने लगे हो आजकल? देखो मैं तुम्हें लगभग 2 महीने से देख रही हूँ, तुम 2 महीने से बहुत ही ज्यादा मायूस रहते हो, लेकिन आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम। तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है, आखिर उस दिन हुआ क्या था, वो बाबा ने तुमसे क्या कहा? वो मुझसे ऐसा कह रही थी और तब मैं भी अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहने लगा देखो तुम मुझसे बहुत ही जल्द हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हो। हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओगे जहां से हम फोन पर भी बातें नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा उससे कह रहा था और तब वो मुझसे कहने लगी ये क्या तुम ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो, मुझे क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाली? तब मैं उससे कहने लगा ये मैं नहीं कह रहा, वो बाबा ही मुझसे ऐसा कहे थे। तब वो कहने लगे देखो मुझे पूरी बात बताओ, वो बाबा ने तुमसे क्या कहा था? तब मैं भी उसे पूरी बात बताया कि तुम्हारी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में होने वाली है। तब वो मुझसे कहने लगी अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसा सिर्फ लग रहा है, वो बाबा ने कह दिया तो क्या उसकी बातें सच हो जाएगी? देखो तुम आज के जमाने में ऐसी बातों पर यकीन कर रहे हो। मैं उससे कहने लगा तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारे बिना बताए ही वो तुम्हारे बारे में सारी बातें जान गए थे। तब वो मुझसे कहने लगी भले वो मेरे बारे में जान गए थे, लेकिन किसी का भविष्य वो नहीं बता सकते। मानती हूँ कि वो मेरे भूत को बताती है, मेरे भूतकाल को बताती है, लेकिन वो मेरे भविष्य को नहीं बता सकते। तब मैं उसे कहने लगा काश भगवान की कृपा से ऐसा ही हो। देखो तुम्हें भी पूरे 1 महीने इस कॉलेज से बाहर नहीं निकलना, तुम्हें किसी भी कार के आसपास तक नहीं जाना। तब वो भी कहने लगी ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। फिर हम ऐसे वहाँ लगभग रात के 2 बजे तक बातें करते रहे और अब हमें ठंड काफी ज्यादा लगने लगी थी। फिर हम अपने अपने हॉस्टल में चले गए और सो गए। फिर इसी तरह दिन बीता और आज वो दिन है जिस दिन के बारे में वो बाबा हमसे कहे थे। वो बाबा मुझसे कहे थे कि सीता महालक्ष्मी की मौत हो जाएगी, कार एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी। आज मैं पूरा का पूरा दिन सीता महालक्ष्मी के साथ ही रहना चाहता हूँ। कॉलेज शुरू हो गई और कॉलेज में हमारा पूरा दिन निकला। शाम के वक्त मैं ग्राउंड में नहीं जाना चाहता था,
मैं सीता महालक्ष्मी के हाथ को पकड़ा यहीं अपने क्लासरूम के बाहर ही बैठा रहा। कुछ ही देर में रात हो गई और रात के वक्त मैं खुद उसे उसके हॉस्टल रूम तक छोड़कर आया था। मैं उसे कह दिया था कि रात के वक्त तुम्हें कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। फिर मैं भी अपने उस बड़े से हॉल में आ गया और मैं सीता महालक्ष्मी को वीडियो कॉल लगा दिया। मैं पूरी रात उससे बातें करता रहा और सुबह होते ही मैं भागते हुए उसके पास पहुंचा। मैं उसे गले से लगा लिया। वो भी कहने लगी, देखो कुछ हुआ क्या, तुम खामखाए डर रहे थे। लेकिन मैं उससे कहने लगा, अभी खतरा टला नहीं है, अभी तुम्हें पूरे 1 महीने इस कॉलेज से बाहर नहीं निकलना, उसके बाद मैं मानूंगा कि खतरा टल चुका है। वो भी कहने लगी, ठीक है मैं नहीं निकलूंगी। फिर इसी तरह से दिन निकले और 1 महीना पूरा हो गया। ये 1 महीना भी निकल गया, लेकिन सीता महालक्ष्मी आज भी मेरे साथ ही है। फिर इसी तरह से महीने निकलते गए, 1 साल निकल गए, लेकिन आज भी सीता महालक्ष्मी मेरे साथ ही है। अब मुझे भी लगने लगा है कि सच में वो बाबा की बातें गलत साबित हो गई। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उनकी बातें गलत साबित हो गई। इसी तरह मैं धीरे धीरे करके इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया कि ऐसा भी कुछ होगा। अब हम फिर से लाइब्रेरी जाना शुरू हो गए हैं, फिर से हम कार से घूमना शुरू हो गए हैं। अब कुछ ही दिन में हमारी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और हम अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन जब मैं सीता महालक्ष्मी के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठा हुआ था, तभी उसके फोन में कॉल आया। ये उसके पिताजी का कॉल था। जब उसने कॉल उठाई तो उससे कोई औरत बात कर रही थी। उसका कहना था कि मैं सिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर बोल रही हूँ, आपके पिताजी की मौत हो चुकी है। उन्हें सांस फूलने की बीमारी थी और वो यहाँ 4 दिन से भर्ती थे, पर अफसोस हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। उनके फोन में ये नंबर माय स्वीट डॉटर नाम से सेव था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आप उनकी बेटी ही बोल रही है ना? तब वो भी कहने लगी, सीता महालक्ष्मी भी कहने लगी, हाँ मैं उनकी बेटी ही बोल रही हूँ। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और तब वो रोते हुए मुझसे कहने लगी, चलो हमें अभी सिटी हॉस्पिटल चलना है। फिर मैं भी कार लेकर आ गया और मैं कार चलाता हुआ सिटी हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। सब कुछ नॉर्मल था। मैं हाईवे पे कार चलाता हुआ जा रहा था कि तभी पीछे से एक ट्रक आया। शायद उसका ब्रेक फेल था और वो हमारे कार को टक्कर मारते हुए निकल गई। हमारी कार लुढ़कता हुआ एक पेड़ से जाकर टकराया था और मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मेरे सर से काफी ज्यादा खून बहने लगे थे और सीता महालक्ष्मी के भी सर से बहुत ज्यादा खून बह रहे थे। मैं उसके हाथ को पकड़ उससे कहने लगा, देखो घबराना मत, देखो बिल्कुल भी घबराना मत, हमें कुछ नहीं होगा, हमें दुनिया की कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। मैं ऐसा सीता महालक्ष्मी से कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई। ये देखकर मैं भी हताश पड़ गया और मेरी भी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे सर पे पट्टी लगा हुआ था और मेरे घर वाले सभी मेरे सामने खड़े रो रहे थे। मैं जगते उनसे कहने लगा था, कहाँ है सीता महालक्ष्मी, कहाँ है? तो मेरे घर वालों का कहना था, वो यहीं है, यहीं पे हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उनसे कहने लगा, वो ठीक तो है ना? मेरे इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। मैं उनसे कहने लगा, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? मेरे इस बात को सुनकर मेरी माँ बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी और मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था कि तभी मेरी बहन मेरे पास आकर मुझे समझाते हुए कहने लगी, हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कहने लगा, मैं उसे देखूंगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कहाँ है वो? लेकिन डॉक्टर मुझे मना किए जा रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, तुम अभी बेड पर से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे सर में काफी ज्यादा चोट है। लेकिन मैं अपने बेड पर से उठा और अपनी बहन से कहने लगा, कहाँ है सीता महालक्ष्मी, लेकर चलो मुझे वहां पे। तब वो भी मुझे अपने साथ लेकर आई और जब मैं उसे देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी लाश वहां बेड पर पड़ी हुई थी और मैं भागता हुआ उसके पास गया। उसके गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे घर वाले डॉक्टर मुझे समझा रहे थे कि बेटा तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे रो मत, अब ये जा चुकी है, तुम्हारे रोने से वापस नहीं आने वाली। लेकिन उसे क्या पता कि जब कोई सच्ची प्रेमिका को हमेशा हमेशा के लिए खोता है तो कितना दुख होता है। मैं सीता महालक्ष्मी से दूर नहीं जाना चाहता था। डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि बेड पर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन मैं उसे छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। तब डॉक्टर मेरे घर वालों से कहने लगे, जाइए आप इसे लेकर अपने घर जाइए, मैंने इसे पट्टी लगा दिया है, टाइम टाइम पे इसे दवाइयाँ खिलाते रहिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब मेरे घर वाले भी मुझे अपने साथ लेकर घर आ गए। सीता महालक्ष्मी की लाश को भी मैं अपने साथ घर लेकर आया था। तब मेरे घर वाले मुझसे कह रहे थे कि बेटा इसकी लाश का दाह संस्कार करना होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी एक तरकीब था
जिससे मैं अपनी प्रेमिका को फिर से पा सकता था। जो मर चुकी थी उसे फिर से मैं जिंदा कर सकता था। वो बाबा जो वहाँ अमावस्या की रात उस गांव में आया करते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो किसी के भी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। यकीनन वो मेरी प्रेमिका को फिर से जीवित कर देंगे। 3 दिन बाद ही अमावस्या है। 3 दिनों तक मुझे कैसे भी करके सीता महालक्ष्मी के लाश को संभाल कर रखना होगा। यही सोचकर मैं उसके लाश को एक फ्रिज में रख दिया। 3 दिन बीते। मेरे घर वाले मुझे समझा रहे थे कि बेटा जो मर चुकी वो कभी जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं जानता था कि वो बाबा यकीनन मेरे सीता महालक्ष्मी को जीवित कर देंगे। इसी तरह 3 दिन बीते। रात के 7 बजे का समय था और मैं अपनी कार में सीता महालक्ष्मी के लाश को लेकर उस गांव की ओर बढ़ चला। मैं उसी इमली के पेड़ के पास पहुंचा। वहां वो बाबा भी बैठे हुए थे। वहां इक्का दुक्का इंसान था और मैं इंतजार करने लगा उनके जाने का। कुछ ही देर में वो लोग चले गए और फिर मैं सीता महालक्ष्मी के लाश को लेकर बाबा के पास पहुंचा और मैं वहां पहुंचते उनके चरणों में गिर फूट फूट कर रोने लगा। वो बाबा मुझे कह रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। तुमने उस समय इस लड़की को बाहर जाने से रोककर उस समय तो इसके काल से बचा लिया था, लेकिन फिर से जैसे ही वो परिस्थिति बनी इसकी मौत हो गई। जिस तरह डॉक्टर किसी कैंसर के मरीज को कुछ दिन तक दवाई खिलाकर उसे जीवित रख सकता है, लेकिन उसे मरने से नहीं बचा सकता, उसी तरह तुम भी इसे नहीं बचा पाए। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनके चरणों में फूट फूट कर रोए जा रहा था। मैं उनसे कहने लगा था कि बाबा आप कैसे भी करके मेरी प्रेमिका को बचा लीजिए, नहीं तो शायद ये राम अपनी सीता के बगैर इस दुनिया में नहीं जी पाएगा। तब वो बाबा कहने लगे थे, देखो इस दुनिया में कोई भी किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता। अगर मेरे पास ये शक्तियां होती भी तो भी मैं ये नहीं करता, तो भी मैं इसे जीवित नहीं करता, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। स्वयं भगवान भी ऐसा नहीं करते। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं फूट फूट कर रो रहा था। तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, देखो रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसी मूर्ति दे सकता हूँ जिसमें तुम्हारी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी की आत्मा समा सकती है और वो उसके जरिए तुमसे बातें कर सकती है। मैं देख पा रहा हूँ कि सीता महालक्ष्मी की आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ ही है। वो मरते वक्त तुम्हारी याद में रोते हुए मरी थी, जिस कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, और अगर तुम इसके शरीर का दाह संस्कार कर भी दोगे तो भी इसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, क्या सच में सीता महालक्ष्मी अभी मुझसे बातें कर सकती है? तो उनका कहना था, हाँ मैं तुम्हें वो मूर्ति दे देता हूँ। फिर वो मंत्र को बुदबुदाने लगे और कुछ ही देर में उनके हाथ में एक पीतल का चमचमाता हुआ मूर्ति आ गया था। वो मूर्ति देखने में बिल्कुल सीता महालक्ष्मी जैसी लग रही थी। और तब वो बाबा मुझे देते हुए कहने लगे, ये लो, ये लो, ये मूर्ति तब तक तुम्हारे पास रहेगी जब तक तुम इस दुनिया में हो। वो बाबा मुझे मूर्ति दे रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन इससे तो सीता महालक्ष्मी की आवाज ही नहीं आ रही। तब उनका कहना था, तुम आवाज लगाकर कहो, सीता महालक्ष्मी से कहो कि वो इसमें आकर समाए। तब जब वो इसमें आकर समा जाएगी तब वो तुमसे बातें कर पाएगी। अब मैं भी कहने लगा, सीता महालक्ष्मी अगर तुम यहाँ मेरे आसपास हो तो तुम इस मूर्ति में आकर समाओ। कि तभी उस मूर्ति से आवाज आने लगी थी। इस मूर्ति की आंख से आंसू निकल रहे थे और तब मैं उस आवाज को गौर से सुना। ये सीता महालक्ष्मी की आवाज थी और वो मुझे रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ करना राम, शायद हमारा साथ यहीं तक था और तुम भी ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो ऐसा कह रही थी और मैं उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया। मैं सीता महालक्ष्मी के लाश को लेकर अपने घर आ गया और उसका दाह संस्कार किया। उसका दाह संस्कार करते वक्त मेरे शरीर कांप रहे थे, लेकिन उसका दाह संस्कार तो करना ही था। इसी तरह समय बीता और आज मैं एक कार डीलर हूँ। यहाँ मेरे ही शहर में मेरा खुद का एक कार का बहुत ही बड़ा शोरूम है, जिससे मैं करोड़ों कमाता हूँ। और ये सब सीता महालक्ष्मी के वजह से हुआ। मैं तो काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने ही मुझे कहा कि बिना काम के जिंदगी नहीं गुजरती, और उसने ही मुझे ये बिजनेस करने का आइडिया दिया था। और आज मैं इस काम से करोड़ों कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशियाँ नहीं खरीद पा रहा। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं चाहे कितना भी पैसे खर्च कर लूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी कभी नहीं खरीद सकता। मैं उस मूर्ति को हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। सीता महालक्ष्मी मुझसे कहा करती है कि तुम कब तक ऐसे अकेले अकेले अपना जीवन बिताओगे, लेकिन मैं उसे कह देता हूँ कि इस राम के जीवन में भी बस एक सीता आई थी और हमेशा वो ही रहेगी। तुम तो मेरे साथी हो ना, और मैं अपना पूरा जीवन तुमसे बातें करते हुए निकाल लूंगा।
और ऐसे ही मैं आज भी अपनी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा अपने गले से लगाए रखता हूँ।